फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में लाख की चूड़ियाँ पार्ट का आधा भाग पढ़ा था। आज हम इस पार्ट को पूरा पढ़ेंगे। उसे पढ़ने से पहले मैं आपको जितना मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसकी एक समरी बताती हूँ, उसका सार बता रही हूँ। आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि हमने क्या पढ़ा था। लाख की चूड़ियाँ श्री कामतानाथ द्वारा रचित एक सुंदर कहानी है। इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का मतलब वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहता है कि सारे गांव में बदलू उसे बहुत अच्छा लगता था। जहां उसके मामा का गांव था वहां उस गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति रहता था। वो उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह उसे लाख की सुंदर गोलियां बनाकर देता था। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था, लेकिन वह उसे सदैव काका कहकर पुकारता था। उसके वहां पहुंचने पर उसके लिए वह झट से मचिया मंगवाता, मतलब बैठने की जो वस्तु होती मचिया उसको मंगवाता था, जिस पर लेखक बैठता था। और बदलू लेखक को हमेशा लल्ला कहकर पुकारता था। बदलू और लेखक घंटों आपस में बातें करते थे। कभी उनकी बात का विषय लेखक की पढ़ाई होती तो कभी घर और गांव की बातें होती थी। गांव में लेखक ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बिताने लगा था। दोनों में उम्र का अंतर होने पर भी वे आपस में उनकी खूब बनती थी। बदलू मनिहार था, मतलब जो चूड़ियाँ बनाते हैं उसे कहते हैं। बदलू मनिहार था और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके पूर्वजों का भी यही काम था। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ भी ऐसी जो देखे देखता रह जाए। गांव की सारी स्त्रियाँ उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के क्षेत्रों में से लोग उससे चूड़ियाँ लेने आते थे। बदलू व्यवहार और स्वभाव से अत्यंत सीधा साधा था। लेखक ने उसे कभी झगड़ा करते हुए नहीं देखा। शादी विवाह के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता था। इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व था। लेखक अपने मामा की लड़की की शादी को याद करते हुए कहता था कि उसे मनाने में लोहे के चने चबाने पड़े थे। जब उससे लाख की चूड़ियाँ खरीदनी थी तो वो माना नहीं था। बदलू को संसार में सबसे अधिक चिढ़ कांच की चूड़ियों से थी। यदि कहीं उसे ये दिख जाती तो अंदर ही अंदर जल उठता था। वो कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था, किंतु लेखक के साथ बदलू बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करता। लेखक जब बदलू से कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। वह लाख की चूड़ियों का भार नहीं उठा सकती। लेखक रोज़ उसके यहाँ से दो चार आम भी खाता था और इन सब बातों के अतिरिक्त उसे सबसे अच्छा लगता था कि बदलू जो था वो रोज़ उसको एक दो गोलियाँ बनाकर लाख की देता था। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। मैं बहुधा हर गर्मी की बहुधा मतलब ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, कि अब उसकी मर्ज़ी उसकी मनपसंद चीज़ लाख की गोलियाँ नहीं रही थी, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं, कि सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। विरले ही बहुत ही कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा अचानक। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं।
अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। वो बोला, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मतलब देखता रहा, पर उसे पहचान में नहीं आया कि ये कौन है। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर, मतलब अपने मस्तिष्क पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, कि पुरानी यादों को सोच रहा हो कि कौन है ये। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, नज़र दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, ना ही भट्टी। मचिया जिस पर वो बैठकर अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और भट्टी जिसमें वो लाख को पिघलाता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया कि अब उसकी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं लेता, अब सब कांच की बनी हुई चूड़ियाँ लेते हैं। ठीक है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, कि लेखक को लगा कि बदलू को दमे की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था मतलब उसकी आयु बहुत पहले से बढ़ गई थी, वह बूढ़ा होने लगा था और उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, कि वो ना जाने कैसे पहचान गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब कोई दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, और कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब, मतलब मेरी ओर देखकर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। कि अब उसके पास कमाने का इतना साधन नहीं रहा था, तो उसने अपनी गाय इस कारण बेच दी, क्योंकि उसे खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने आम कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। मतलब एक समय में मैं जितने ये लेके आई है उससे ज़्यादा खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देख लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी, कि अपने दोनों हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण, मतलब एक पल के लिए, उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब लाख की बनाई हुई चूड़ियाँ उसके गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत ही अच्छी लग रही थी। फब रही थी मतलब अच्छी
लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। कि उसके दाम कम दे रहे थे लाख की चूड़ियों के, इसलिए उसने उन्हें देने से मना कर दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया आया। मुझे प्रसन्नता थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, कि उसे खुशी थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, मतलब अपने व्यक्तित्व को नहीं खोया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। आज आपने लाख की चूड़ियाँ पाठ का अध्ययन किया है। आप इस पाठ को एक बार फिर से अध्ययन करना। इससे संबंधित मैंने आपको पिछली वीडियो में भी 2 गद्यांश से आधारित प्रश्न उत्तर दिए थे। आशा है आपने वो उनके उत्तर लिख लिए होंगे। आज फिर से मैं आपको 2 गद्यांश बता रही हूँ, जिससे संबंधित आपने प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने और याद करने हैं। पहला गद्यांश है, जीवन भर चाहे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। ये गद्यांश है, इससे संबंधित ये 4 प्रश्न हैं, आपने इनके उत्तर लिखने हैं। बदलू कैसे सारी कसर निकाल लेता था। दूसरा क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर लोग बदलू से क्या खरीदते थे। तीसरा क्वेश्चन है, सुहाग के जोड़े के बदले में बदलू को क्या मिलता था। लड़की के विवाह पर किसका बहुत महत्व होता था। सेकंड गद्यांश है, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, वही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। इस गद्यांश से संबंधित ये 4 प्रश्न हैं। बदलू ने किसकी दृष्टि देख ली थी। सेकंड क्वेश्चन है, बदलू ने जमींदार की बेटी के विवाह पर बनाया गया जोड़ा उसे क्यों नहीं दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक प्रसन्न क्यों था। फोर्थ है, बदलू का व्यक्तित्व कैसा था। आपने इन दोनों गद्यांश के प्रश्न उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और इन्हें याद करना है।